हाय फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर ऑलरेडी हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर और भी कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो हमें क्लास 10 में नहीं पढ़ाया गया था। तो 11 में हमें वो एडिशनल टॉपिक्स भी कवर करना है। पर मैं अपने इस सेशन में एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा ताकि 10 में अगर कुछ लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं भी हुआ है तो दे कैन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ये चैप्टर को समझने में। तो मैं एकदम 10 के लेवल से स्टार्ट करते हुए 11 के टॉपिक्स को कवर करके ये चैप्टर को समझाऊं। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या नया सीखने को मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो द टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें कितने टाइप्स के इक्वेशन होते हैं, यानी इक्वेशन का क्या क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हमें समझ लेना पड़ेगा। फिर हम लोग एक एक करके डिटेल्स में आएंगे। तो सबसे पहला पैटर्न जो होता है, यानी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, इसको पहला पैटर्न नहीं बोलते, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमेशा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होता है। अब जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग को अलग अलग स्टाइल मिलता है। जैसे सबसे पहला अगर हम करें तो वो हो जाता है 2 पॉइंट फॉर्म। ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है? 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब है अगर मुझे 2 पॉइंट दिया जाए, मान लो ए एंड बी, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, और मेरे को दिया हुआ है ए इज x1 y1, बी इज x2 y2। अब मुझसे कहा जाए कि इस जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन बताओ, तो फिर हम लोग इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स टू x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ये वाला फॉर्मूला होता है जिसके मदद से अगर 2 पॉइंट मुझे दिया गया है तो 2 पॉइंट्स के मदद से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये पॉइंट है 2,3 और ये पॉइंट है 6,7। अब बोल रहा है इसका इक्वेशन निकालो। याद रखना y और x का कोई वैल्यू नहीं होता, तो y की जगह हम y लिखते हैं -2 बाई y2 माइनस y1। y2 क्या है? 7। तो 7 माइनस y माइनस y1, सॉरी y1 is 3 not 2, तो y minus 3 equals to 7 minus by 7 minus 3 is equal to x minus 2 by 6 minus 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? y minus 3 by 4 is equal to x minus 2 by 4। तो ये 4 तो यहीं कट गया, तो y minus 3 equals to x minus 2। अब हम लोग क्या करेंगे? y is equals to x minus 2 plus 3, that is y is equal to x plus 1। तो या तो हम इक्वेशन को यहाँ छोड़ सकते हैं, ये y इक्वल्स टू mx प्लस सी वाले पैटर्न में आ गया, पर हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस सी। तो कोशिश करेंगे वहां छोड़ने का, तो ये इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हम लोग जनरली इक्वेशंस को लिखते हैं। तो पहला फॉर्म जो 2 पॉइंट फॉर्म है उसमें जनरली ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां 2 पॉइंट हमें अवेलेबल होगा, 2 पॉइंट के मदद से हमें इक्वेशन निकालने बोला जाएगा। हम ये फॉर्मूला को यूज करके इक्वेशन निकाल लें। अब आते हैं हम लोग सेकंड पैटर्न। सेकंड पैटर्न है हम लोग का पॉइंट एंड स्लोप पैटर्न। पॉइंट एंड स्लोप। पॉइंट और स्लोप का मतलब क्या है? पॉइंट और स्लोप का मतलब है कि इस बार हमें एक पॉइंट दिया रहेगा और स्लोप दिया रहेगा। सर क्या स्लोप एकदम ऐसे इजीली दिया रहेगा? नहीं, इजीली नहीं, स्लोप निकालना आना चाहिए, वो भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है कि स्लोप कैसे निकलता है, पर पहले समझते हैं कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर मान लो मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और एक स्लोप दिया है m। फॉर एग्जांपल वैल्यू इज 2,4 और स्लोप इज 2। सर स्लोप 2 कैसे आया, ये सब मैं सिखाऊंगा। ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा,
बट पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज जो समझना है वो समझ लेते हैं, फिर वो स्लोप के टेक्निकलिटीज में हम लोग जाएंगे। तो फॉर्मूला जो है, इसका फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये है पैटर्न, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे, y माइनस फोर इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस टू। तो y माइनस फोर इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x, अपने लोग हमेशा x को लेफ्ट में रखते हैं, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस पैटर्न में हम लोग का क्वेश्चन आ गया, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो कि एक लाइन दिया हुआ है, उसका इक्वेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है उसी के पैरेलल में एक और लाइन है, ठीक है, इसका स्लोप मान लो 1 दिया हुआ है। आई एम कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसी फॉर्मेट में एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, कि अगर ये लाइन है, इसका स्लोप 1 है, और उसके पैरेलल में कोई लाइन है और बोल रहा है दिस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 2,3, बोल रहा है इस लाइन का इक्वेशन बताओ। तो हमें पता होना चाहिए व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल तो उनके स्लोप भी सेम होते हैं, यानी अगर इसका वैल्यू स्लोप का 1 है तो इसका स्लोप भी 1 होगा। और फिर इस लाइन का एक पॉइंट हमें पता ही है 2,3, हम लोग बस सॉल्व कर देंगे, y माइनस थ्री इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस टू। तो y माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस टू आ जाएगा, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये इसका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, पर ये कंडीशन कब है, जब दो लाइन पैरेलल हो। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो पहले लाइन का जो स्लोप होता है वही दूसरे लाइन का भी स्लोप होता है। अगेन सर स्लोप नहीं दिया हो, वो मैं सिखाऊंगा कि अगर स्लोप नहीं दिया है तो स्लोप निकाला कैसे जाता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन, वी विल डू इट। ठीक है, पहले अभी हम लोग ये सीख रहे हैं कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अगर स्लोप दिया हुआ है या मुझे निकालना आता है और मैंने निकाल लिया है तो इक्वेशन कैसे बनेंगे, अभी वही डिस्कस करते हैं। स्लोप अगर नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालना है वो हम लोग डिस्कस सेपरेटली करेंगे। ठीक है, फिर एक टॉपिक होता है जहां पर अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, यानी एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब क्या होता है, अगर इसका स्लोप 2 है फॉर एग्जांपल, तो इसका स्लोप जो है हो जाता है -1/2। यानी इस एक लाइन का जो स्लोप दिया रहेगा, दूसरे लाइन का स्लोप जो है वो उसका इनवर्स हो जाएगा और साइन भी चेंज हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो सपोज मेरे को m1 2 दिया है एंड आई नीड टू फाइंड आउट m2, तो मैं कैसे निकालूंगा, 2 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, सो m2 इज इक्वल टू -1/2। तो या तो इस फॉर्मूला में चल के हम लोग निकाल सकते हैं। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनका स्लोप का फॉर्मूला होता है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। और अगर शॉर्टकट हमें समझना है कि स्लोप कैसे होगा तो रिवर्स कर देंगे विद द ऑपोजिट साइन। तो अगर m का वैल्यू सपोज -3 है तो m2 कितना हो जाएगा, -3 को पहले रिवर्स, पहले तो पॉजिटिव बना दो, 3 हो गया, फिर उसका इनवर्स कर दो तो 1/3 हो गया। यानी जो भी वैल्यू है पहले उसका साइन चेंज कर दो फिर उसको रिवर्स कर दो, वो हम लोग का m2 आ जाएगा। दैट इज अ शॉर्टकट टेक्निक कि m2 कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर दो लाइन पैरेलल हुआ तो उनका स्लोप सेम होगा, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हुआ तो हम लोग को m2 निकालना होगा। अब जो m2 हमारा -1/2 आ गया, उसे ये वाले फॉर्मूला में हम लोग m2 का वैल्यू पुट करके जैसे यहाँ सॉल्व करना सिखाया गया है वैसे सॉल्व कर लें। क्लियर। अब हम लोग थर्ड पैटर्न में आते हैं कि तीसरा पैटर्न क्या है। तो तीसरा पैटर्न है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है ये, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का फॉर्म क्या होता है, जैसे अगर मेरे पास ये ग्राफ है तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से जा रहा है, तो वो एक इंटरसेप्ट y पे बना रहा है यानी y पे वो टकरा रहा है, और एक इंटरसेप्ट वो x पे बना रहा है यानी x पे टकरा रहा है। तो ये जो पॉइंट जहां वो y को टकरा रहा है उसको हम लोग 0, b बोलते हैं।
और जहां पर वो x को टकरा रहा है उसको हम a, 0 बोलते हैं। ऑब्वियसली a और b के जगह कोई नंबर्स होंगे, अभी खाली मैं अल्फाबेट यूज कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो ये पॉइंट हो गया 0, b, ये जैसे 0,4 या 0,5 हो सकता है। ये हो गया a, 0, सपोज 3,0 या 4,0 ऐसा कुछ हो सकता है। अब बोल रहे हैं इस लाइन का इक्वेशन बताओ। तो इस लाइन का सिंपल सा इक्वेशन हो जाता है x बाई a प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये 3,0 है और ये 0,5 है, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, x बाई 3 प्लस वाई बाई 5 इक्वल्स टू 1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, यानी 5x प्लस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन। तो इंटरसेप्ट फॉर्म इसी को बोलते हैं, जहां पर हमें आसानी से ये निकल जाए। इसमें क्वेश्चन कभी कभी ट्विस्ट करके कैसे आ जाता है कि इक्वेशन दे देता है और बोलता है इसके इंटरसेप्ट्स बताओ, यानी उल्टा। अब मान लो मुझे इक्वेशन दे दिया कि 5x प्लस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। फाइंड आउट द x एंड y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट यानी ये 3,0 और 0,5 जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स बताओ, कैसे निकालोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स अप्रोच। 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 15 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, यहां पर हमें 1 लाना है, क्योंकि फॉर्मेट क्या है, 1 है, तो राइट साइड में 1 होना चाहिए। तो डिवाइड बाई 15 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम 15 से डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5x बाई 15 प्लस 3y बाई 15 इज इक्वल टू 15 बाई 15। ठीक है। तो यहां पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, x बाई 3 प्लस y बाई 5 इज इक्वल टू 1। तो ये पैटर्न में आ गया, देखो एकदम रिवर्स उल्टा चला गया मेरा। तो अब मेरा पॉइंट हो गया x बाई a, यानी a, 0 हो गया तुम्हारा 3,0, और y बाई b यानी 0, b हो गया 0,5। दीज आर द इंटरसेप्ट्स। तो अगर इंटरसेप्ट पता है तो इक्वेशन निकालने बोल देगा, इक्वेशन दे देगा तो हो सकता है इंटरसेप्ट निकालने बोल दे। हमें दोनों वे से सम सॉल्व करना आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न में, और इस पैटर्न का नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मतलब यह है कि इस बार जो मेरा जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ है। तो यहां पर वो x एक्सिस को नहीं टच कर रहा है, वो खाली y एक्सिस को टच कर रहा है। तो y एक्सिस यानी y इंटरसेप्ट पता है, तो यहां पर मुझे एक स्लोप पता होगा और मुझे y इंटरसेप्ट पता होगा। मान लो पिछला क्वेश्चन को अगर रिपीट करें तो ये 0,5 है, तो 0,5 यानी मेरा y इंटरसेप्ट कितना है, 5। तो उसको इस पैटर्न में c बोलते हैं, यानी c का वैल्यू हो गया 5। तो m मेरे को पता है, c मेरे को पता है। सपोज m मेरे को पता है 2, तो अगर m मेरे को पता है 2 एंड c मेरे को पता है 5, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 5। तो इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू 2x प्लस 5। अब इसको रोकेंगे कैसे, स्टैंडर्ड में 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरा स्टैंडर्ड पैटर्न हो गया। ठीक है। तो ये था इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर। तो ये 3 या 4 पैटर्न जो था शायद हमने क्लास 10 में भी पढ़ा था। बहुत जन इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं पढ़े होंगे 10 में, और कुछ लोग पढ़ते भी। तो ये 4 ऐसा था जो जनरली हम लोग को 10 में इसका नॉलेज था। तो यहाँ पर हमने जो सीखा, इट्स काइंड ऑफ रिवीजन ऑफ क्लास 10। अब जो 1 या 2 पैटर्न और हम सीखेंगे वो बिल्कुल नया है, जो क्लास 11 में हम फर्स्ट टाइम सीखेंगे, हमने पहले नहीं सीखा है। ठीक है। उस फॉर्म को बोलते हैं सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। ये 5th पैटर्न है जिसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। अब नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, इसको पहले एक नोट लिखा हुआ है उसको समझते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है नॉर्मल फॉर्म क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट एंगल m, स्ट्रेट लाइन होगा ये, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन LM
ये LM स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इसका इक्वेशन हम निकाल रहे हैं। तो इन दिस केस P, ये जो P दिख रहा है ON का लेंथ, ठीक है, P which is the length of the perpendicular from the origin। तो P क्या है? P is the length of the perpendicular जो कहां से ओरिजिनेट हुआ है? ओरिजिन से, दैट इज 0,0 से, और कहां पे जाके टच कर रहा है? पॉइंट N पे। तो P is the length of perpendicular from origin 0,0 to point N। Note, if in question coordinates of N are given, use distance formula to find out P। अब बोल रहा है अगर n का पॉइंट मुझे दिया हुआ है तो p तो हमें पता है, सॉरी o तो हमें पता है 0,0 है। तो अगर n का पॉइंट मुझे पता है और o का पॉइंट 0,0 है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके p का लेंथ निकाल सकते हैं। तो वही चीज बोले हम लोग, p का लेंथ निकालना आना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। सो इन क्वेश्चन coordinates of n are given, then use the distance formula to find out p। अल्फा क्या है? अल्फा वो एंगल है, इट इज द एंगल विच परपेंडिकुलर मेक्स विद एक्स एक्सिस। यानी जब ये परपेंडिकुलर बना तो दो एंगल्स क्रिएट हुआ, एक इस परपेंडिकुलर का एंगल क्रिएट हुआ एक्स एक्सिस के साथ यहां पर, और डेफिनेटली एक एंगल क्रिएट हुआ वाई एक्सिस के साथ जो मैं एरो से दिखा रहा हूं। पर हम लोग सिर्फ उस एंगल का बात कर रहे हैं जो ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। y के साथ जो बना है वो डायग्राम में दिखाया भी नहीं है, यानी वो इंपॉर्टेंट या वो यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है। तो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन एंगल व्हिच द परपेंडिकुलर मेक्स विद द x एक्सिस। तो अल्फा इज द एंगल व्हिच द परपेंडिकुलर मेक्स विद x एक्सिस। अब आता है रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? हम लोग किसका इक्वेशन निकाल रहे हैं? हम लोग निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ LM। याद रखना, भूल मत जाना, हम लोग LM का इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। तो p का लेंथ हमें पता है, अल्फा हमें पता है, अल्फा होगा 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी हो। तो cos 60 sin 60 इनका वैल्यू पुट करना हमें आता है। x और y का कोई वैल्यू का जरूरत नहीं है, वो इक्वेशन बनाने के लिए जरूरत पड़ता है। तो x मान लो यहाँ पर अल्फा इज 45 डिग्री, तो x cos 45 हो गया 1/√2, तो x इंटू 1/√2 प्लस y इंटू साइन 45, साइन 45 भी होता है 1/√2, तो साइन ये हो गया y इंटू 1/√2 इज इक्वल टू p। मान लो p का लेंथ 5 है तो इज इक्वल टू 5। फिर सॉल्व करके बकायदा जो इक्वेशन बनेगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। Thus, if we can derive, यानी हमें इक्वेशन बनाने में दो चीज इंपॉर्टेंट है, we can derive value of alpha and p। अगर हम किसी तरह से अल्फा का वैल्यू और p का लेंथ निकाल सके तो इक्वेशन बड़े आसानी से निकल जाएगा। अब या तो अल्फा और p आसानी से दिया रहेगा, पर उम्मीद कम है कि इतना आसान से दे दे और हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट कर दे आंसर आ जाए। कुछ वो लोग ऐसा इंस्ट्रक्शन देगा जिसके मदद से हम अल्फा और p निकाल सकते हैं। तो P निकालने का मैंने एक टेक्निक बता दिया, वो लोग n पद का कोऑर्डिनेट बता देगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ P निकाल लो। और अल्फा के लिए वो लोग कुछ ना कुछ वैसा इंफॉर्मेशन देगा जिसके मदद से हम अल्फा निकाल सके। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन किसको बोलते हैं? P को बोलते हैं। तो ये सब टर्मिनोलॉजी दिमाग में होना चाहिए। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन किसको बोलते हैं? P को। तो P का लेंथ 5 एंड द एंगल व्हिच द परपेंडिकुलर मेक्स विद द x एक्सिस इज 60 डिग्री। तो ये इतना इजी सम था कि इसमें दोनों चीज हमें एकदम परोस के दे दिया और हमने सीधा सीधी वैल्यू पुट कर दिया x cos 60 प्लस y sin 60 इक्वल्स टू 5। तो x into half प्लस y into √3/2 इक्वल्स टू 5। फर्दर एलसीएम लेके एंड ऑल सॉल्व करके x plus √3y equals to 10, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या ट्रिक कर सकते हैं हम लोग को? थ्योरी क्यों मैंने ये एक्सप्लेनेशन इतना नोट्स में पढ़ाया तुम लोग, ताकि अगर वहां कोई ट्रिक हो तो हम पहचान सके। अल्फा क्या होता है? इट इज द एंगल विच द परपेंडिकुलर मेक्स विद द एक्स एक्सिस। वो लोग कंफ्यूज करने के लिए क्या दे सकता था, क्योंकि देखो टोटल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ये टोटल 90 डिग्री होगा। वो लोग कंफ्यूज करने के लिए हम लोग को दे देता the angle which the perpendicular makes with y axis is 30 degree।
और जो स्टूडेंट लोग थ्योरी अच्छा से नहीं पढ़े हैं, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री लेके सॉल्व कर देंगे और वहीं पर वो लोग मतलब एक तरह से धोखा खा जाएंगे क्वेश्चन। अपने को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम किस एंगल का बात कर रहे हैं, जो एक्स एक्सिस के साथ बना है। तो अगर वो लोग मेरे को बोल रहे हैं कि वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना है, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस के साथ 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री बना है। तो मेरा अल्फा का वैल्यू 30 नहीं है बल्कि 60 है। तो ये सब चीज हमें याद रखना होगा और ये याद रहेगा अगर हमने कंसेप्ट को अच्छा से समझा है, ये डायग्राम को प्रॉपर्ली समझा है, ये जो नोट्स लिखा हुआ है इसको समझा है। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सब सोचते हैं मैथ्स में थ्योरी बेकार है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। मैथ्स में भी थ्योरी का इंपॉर्टेंस है, हाँ 100% थ्योरी का नहीं, पर बहुत जगह ऐसा है जहाँ कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए थ्योरी पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ के कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे ना, तो क्वेश्चंस में धोखा नहीं खाएंगे। और क्वेश्चन में यही छोटा छोटा ट्रिक्स होता है जो स्टूडेंट को फंसाता है, और स्टूडेंट फंसते हैं क्योंकि उनका कंसेप्ट थ्योरेटिकली क्लियर नहीं होता। ठीक है, अब चलो एक और है टॉपिक, इसी में है, ये इसी का पार्ट है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है ट्रांसफॉर्म द जनरल इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म। बोला कि जो जनरल इक्वेशन है उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके मेरे को एक तरह से बोल रहा है पी का लेंथ निकाल के दिखाओ। यानी इन शॉर्ट इक्वेशन मेरे को बता दिया है, बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर दैट इज पी। ठीक है, तो बोल रहा है स्टेप क्या है अपने को, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड एंड मेक इट पॉजिटिव। यानी हमेशा कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड भेज देंगे जो भी इक्वेशन दिया है, और वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। देन डिवाइड बोथ साइड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स कोएफिशिएंट एंड वाई कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया रिड्यूस लाइन 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 इन नॉर्मल फॉर्म। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर पहले 4 को राइट साइड में भेज दिए, पॉजिटिव बना दिए। वैसे तो ये राइट में जाके नेगेटिव बनता, पर हम लोग एक तरह से -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये -3x प्लस 4y इक्वल्स टू 4 आ गया। अब x का कोएफिशिएंट है -3, y का कोएफिशिएंट है 4, उन दोनों को स्क्वायर कर दिए, तो ये 9 और ये 16 आ गया। तो फॉर्मूला क्या है, -3x बाई रूट ओवर ये 25 जो आया था। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो -3x बाई रूट ओवर x कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस y कोएफिशिएंट स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 16 25 आ गया था रूट में। ठीक है, तो ये -3x बाई 25 रूट के अंदर प्लस 4y, ये वाला इक्वेशन के नीचे सबको डिवाइड कर रहे हैं। बोलने का मतलब है सबको डिवाइड कर दे रहे हैं रूट ओवर 25 से। ठीक है, ये जो आया इसका जो आंसर आया उससे तीनों डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिए, तो आ गया -3x/5 प्लस 4y/5 इज इक्वल टू 4/5। तो ये जो 4/5 आया ये एक्चुअली हम लोग का क्या हो गया, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, ये मैंने कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए बोला। क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे आता है, क्वेश्चन आता है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट। सपोज किसी एक पॉइंट से बोलेगा उस पॉइंट से लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो। ठीक है, बोलेगा लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट 2,3 निकालो, ऐसा कुछ बोल देगा। तो फिर क्या करेंगे, तो उस समय हम लोग को ये पता होना चाहिए निकालने का तरीका, परपेंडिकुलर कैसे निकलता है। जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड में पॉजिटिव बना देते हैं और फिर डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब ये जो x कोएफिशिएंट प्लस y कोएफिशिएंट। ठीक है, दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट p इज 4/5। तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ गया, 4/5। और डायरेक्टली अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है, खाली हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम लोग को ये वाला ये 3x और 4y में माथा लगाने का जरूरत नहीं है, खाली कांस्टेंट बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देंगे। यानी कांस्टेंट को पॉजिटिव में लेंगे और रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देंगे, तो वो मेरा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। फिर ये 3x और 4y ये करने का जरूरत नहीं, ये हम किए थे ताकि हम इसको पूरा पैटर्न को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो ये था कैसे हम लोग नॉर्मल फॉर्म में एक इक्वेशन को कन्वर्ट कर देते हैं। ये था
फिफ्थ पैटर्न। अब हमारे सिक्स्थ पैटर्न, ये भी नया है जो हम लोग क्लास 11 में सीखेंगे और है इजी। देखो सिक्स्थ पैटर्न में ज्यादा कुछ नहीं है, अगर मैं कॉमन सेंस वाइज बात करूं तो सिक्स्थ पैटर्न बोल रहा है सिमेट्रिकल फॉर्म। एक फॉर्मूला हम लोग याद किए थे, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अगर आपको पता है कि m का वैल्यू, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, मैं m को अभी तक डिस्कस नहीं किया हूं मुझे पता है, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं, m का वैल्यू होता है tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है हम लोग को पता है, tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा, ये भी हम लोग को पता है। तो हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा x माइनस एक्स वन। यानी क्या किया हम लोग, m के जगह पे sin थीटा बाई cos थीटा लिख दिया। और कैसे आया ये, m होता है tan थीटा विच इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, तो हम बोल सकते हैं दैट m इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, और वो m के जगह हम sin थीटा बाई cos थीटा लिख देते हैं, तो वही सेम इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं और कुछ नहीं। देखो क्या लिखा है, y माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन बाई cos थीटा। सर आप तो ये नहीं बताए थे, आप तो कुछ और ही बताए थे। मैं क्या बताया था, देखो ये जो मैंने बताया इसी को अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये साइन को नीचे ऊपर, तो क्या बन जाएगा, y माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन बाई कॉस। ठीक है, ये साइन अगर नीचे उतार दिए तो यही बन गया ना। तो वही चीज मैंने बताया और स्टैंडर्ड वो लोग लिखता इस पैटर्न में। ठीक है, वेयर r इज इक्वल टू बोल रहा है y माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू r, मतलब ये बोल रहा है इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है सर ये r क्या होता है, r इज बेसिकली द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, r क्या है, x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन होल स्क्वायर। यानी x और y जो पॉइंट है, यहाँ पॉइंट P दिख रहा है, और ये जो पॉइंट Q है जो x1 y1 है, ये PQ का जो डिस्टेंस है दैट इज r, बेसिकली द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस है, उसका लेंथ जो है ना उसको ये लोग r बोलते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स वन या x1 माइनस एक्स टू, कैसे भी याद रख लो, तो x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। यहाँ पर मैंने समझाया भी है, देखो दिस फॉर्मूला इज जस्ट द मॉड्यूलेशन ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म। यानी ये कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म का ही छोटा सा खाली उसको मोल्ड किया हुआ है। तो y माइनस वाई वन कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज दिस, उल्टा कर देंगे तो y माइनस वाई वन साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, विच इज x माइनस एक्स वन, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया tan थीटा, तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है आप लोग को कॉपी में, तो डोंट गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू दिस। अब हम लोग आ जाते हैं सम्स। इसमें क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 3, -4, यानी एक पॉइंट दे दिया, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम थीटा का बात करते हैं, थीटा इज ऑलवेज द एंगल फॉर्म्ड विद एक्स एक्सिस एंड नॉट वाई एक्सिस। तो यहाँ भी एक्स एक्सिस दे दिया है तो डायरेक्टली हम 60 डिग्री पुट करेंगे। कंफ्यूज करने के लिए वाई एक्सिस देता तो हम 90 माइनस थीटा करते। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू 60 है, यानी साइन थीटा हो गया √3/2, कॉस थीटा हो गया 1/2, m इक्वल्स टू tan थीटा हो गया √3, तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो y प्लस 4। ठीक है, पॉइंट है 3, -4, तो y माइनस वाई वन यानी प्लस 4 इक्वल्स टू m है √3 x माइनस एक्स वन। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इस पैटर्न में ही पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग को कुछ नया चीज सीखने का जरूरत नहीं। ठीक है, अब ये कुछ नोट है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल में होता है उसका इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू a, और कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल में होता है उसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू b।
बी हो सकता है, या अगर माइनस है तो माइनस में आ जाएगा, ए का वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, ठीक है। मैंने जनरल बोला कि कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो एक्स इक्वल्स टू ए होगा। अब वो अगर लेफ्ट साइड में है तो माइनस में आएगा ए का वैल्यू, राइट साइड में है तो प्लस में भी आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में। ये सब हम लोग कभी 10 में नहीं पढ़े हैं, तो इसको बड़े ध्यान से समझना, ये सब एकदम नया है। बोल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन स्ट्रेट लाइन। अगर दो स्ट्रेट लाइन हमें पता है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा। तो अगर लाइन है a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x b2y plus c2 equals to 0, तो ये लोग बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस। बट आई वुड रिकमेंड कि ऐसा कुछ हमें याद करने का जरूरत नहीं है। जो दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें दिया रहेगा, उनको जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जैसा हम बचपन से करते आए हैं, तो उसको सॉल्व करके जो x और y का वैल्यू मिलेगा ना, वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो आई डोंट नीड टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, ठीक है। इतना कोई ऐसा फॉर्मूला हमें याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहां बता रहा है कि इफ a1 by b1 equals to a2 by b2 होता है, then slope of two lines are equal, hence the two lines are parallel. That is in case there is no point of intersection, ठीक है। अब इसको मैं बहुत सिंपल तरीका से समझाता हूं कि कैसे इसको किया जाता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। पहले ये नोट पढ़ लेते हैं, फिर मैं कॉपी में समझाऊंगा इसको। Otherwise, the simplest way to find the point of intersection between the two lines is to solve it simultaneously and get the values of x and y. फिर आता है rule of concurrence, ठीक है। वो समझाऊंगा मैं, कॉपी में जो समझाना है वो समझाऊंगा, मुझे याद है। ये सब पढ़ लेते हैं, पहले नोट्स पूरा पढ़ लेते हैं, तब एक साथ समझते हैं। Rule of concurrency: if equation of line A, B and C are given and we have to prove that C is concurrent to AB, तो कैसे प्रूव करेंगे दैट C इज कॉन्करेंट टू AB? तो एकदम सिंपल स्टेप है, सॉल्व द इक्वेशन A एंड B साइमल्टेनियसली एंड गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी पहला दो इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, उससे एक x और एक y का वैल्यू आ जाएगा। वो जो x और y का वैल्यू आ गया, उसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू x y इन द इक्वेशन ऑफ C। इफ इट सेटिस्फाइज का मतलब अगर वो x और y का वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं और LHS इक्वल्स टू RHS हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इफ इट सेटिस्फाइज, ठीक है। देन C इज कॉन्करेंट, तब C कॉन्करेंट माना जाएगा एंड पॉइंट x एंड y जो सॉल्व करके आया था वो बन जाएगा मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है। अगर देखो स्टेप दोबारा बताता हूं। सपोज एक इक्वेशन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, क्लियर होगा। मान लो मेरे को दो इक्वेशन दी, 2x plus 3y is equal to 5 and 4x plus 2y is equal to 6, ये लिया। अब बोल रहा है कि शो दैट कि क्या 3x plus 7y equals to 10, क्या ये तीनों लाइन कॉन्करेंस में है, और अगर है तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा साइमल्टेनियसली। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या होता है देखें, 4x plus 6y equals to 10, 4x plus 2y equals to 6, तो ये माइनस 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 कट गया, 4y is equal to 4, तो y का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। अब y का वैल्यू 1 मैं पुट करता हूँ, 4x plus 6 into 1 equals to 10, तो 4x plus 6 equals to 10, 4x is equal to 4, so x का वैल्यू भी आ गया 1। तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया x आ गया 1, y भी आ गया 1, यानी पॉइंट इज 1, 1। अब मेरे को चेक करना है कि ये पॉइंट को अगर मैं थर्ड इक्वेशन में पुट करता हूं तो क्या 0 आता है कि मतलब ये 10 आता है कि नहीं। तो 3 into 1 plus 7 into 1, तो 3 plus 7 is equal to 10, सेटिस्फाई हो गया। 10 आना चाहिए था, 10 आ गया, तो इट सेटिस्फाइज। तो ये जो पॉइंट है वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया,
तो मैं बोलूंगा द थ्री इक्वेशंस आर इन कॉन्करेंस। ये लाइन जो है कॉन्करेंट लाइंस है, दीज आर कॉन्करेंट लाइंस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों लाइन एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकलते हैं। ये लोग पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं है, ये तीनों कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे टकराते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बोलता हूं कि द थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, इसका मतलब ये तीनों लाइन किसी एक पॉइंट पे टकराते हैं। और फिर आता है ये पॉइंट कौन सा है, तो अपने केस में ये पॉइंट कौन सा आया 1,1। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज 1,1, यानी 1,1 वो पॉइंट है जहां पर ये तीनों लाइन आपस में टकराते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है आई होप। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ रूल ऑफ कॉन्करेंसी। अब आते हैं कंडीशंस फॉर द लाइंस टू बिकम फॉलोइंग, यानी अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कोई भी लाइन कोइंसिडेंट कब होता है, पैरेलल कब होता है, परपेंडिकुलर कब होता है, और इंटरसेक्टिंग कब होता है। अब इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे एक इक्वेशन में लेता हूं 2x + 3y = 5, और दूसरा इक्वेशन लिया 7x + 4y = 11। तो नियम जो बोलता है, नियम बोलता है इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में कहीं ना कहीं टकराएंगे एंड आई विल गेट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी जब a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तब क्या होगा, ये दोनों लाइन जो है दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन, कहीं ना कहीं टकराएंगे और मुझे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो चेक करते हैं यहाँ पर क्या है, ये है 2/7, ये है 3/4। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक पॉइंट, अगर मैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो आई विल गेट अ प्रॉपर आंसर ऑफ x एंड y। तो ये पहला रूल कि when a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then the lines are intersecting। तो लाइंस क्या है? इंटरसेक्टिंग। ये है केस 1, ये सब नोट करते जाओ चाहे। फिर केस 2, लाइंस पैरेलल कब होते हैं? पैरेलल लाइन तब होते हैं जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 but that is not equal to c1 by c2। ठीक है, a1 by a2 और b1 by b2 तो इक्वल है, पर c1 by c2 इक्वल नहीं है। एग्जांपल लें, 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 8। तो अब इसमें a1 by a2 क्या हो गया? 2/4। a1 इसको बोलते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, समझ में आया? यहां भी क्या था? a1 a2, तो a1 by a2, b1 b2 यानी b1 by b2, c1 by c2। यहां पर जरूरत नहीं था c1 c2 का, तो मैंने नहीं लिया। यहां पर जरूरत है तो लेंगे। तो a1 by a2 है मेरा 2/4, b1 by b2 है मेरा 3/6, और c1 by c2 है मेरा 5/8। तो मैं देख सकता हूं कि 2/4 काट के आएगा 1/2, 3/6 काट के आएगा 1/2, यानी ये दोनों इक्वल। पर 5/8 को काट के 1/2 नहीं आएगा, यानी दिस इज नॉट इक्वल। तो ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तब हम बोलते हैं the two lines are parallel। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब आते हैं केस 3। केस 3 का मतलब होता है when two lines are coincident। सर ये कोइंसिडेंट क्या होता है? कोइंसिडेंट का सिंपल सा मतलब है कि दो लाइन जो है, सपोज ये एक लाइन है और जो दूसरा लाइन है वो भी इसी के ऊपर एकदम बिछा हुआ है, यानी देखने में वो लोग एक ही लग रहा है। दो लाइन है बट दे आर लाइंग ऑन ईच अदर, तो देखने में वो लोग एक ही दिख रहे हैं। सर इसका कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन सिंपल है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अगर ऐसा होता है तो बोलते हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम लाइन लाइंग ऑन ईच अदर। ठीक है, तो इक्वेशन इसका कैसा होगा? 2x + 3y = 5,
4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। अब देखो ये 2/4 हाफ, 3/6 हाफ, 5/10 हाफ, तो तीनों हाफ 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 हो गया। तो ये ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर बोलेंगे द टू लाइंस आर कोइंसिडेंट। अब आता है सर ये जान के करना क्या, ये जान के हमें ये पता चलेगा, जैसे ये जो पहला कंडीशन था उसमें क्या था, द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड देयर इज वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, एक, तो देयर इज वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर जब दो लाइन पैरेलल है, तो जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, एक भी नहीं। देयर इज नॉट अ सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां दोनों जन आपस में टकराएंगे, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और कोइंसिडेंट मतलब दे आर लाइंग ऑन ईच अदर, तो यहां पर क्या होगा, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बहुत सारा, काउंट भी नहीं कर सकते क्योंकि दे आर लाइंग ऑन ईच अदर। तो जब दो पैरेलल होता है तो जीरो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोइंसिडेंट होता है तो इनफाइनाइट। अब आता है एक और चौथा, कैसे पता चलेगा कि दो लाइन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का एक तो हम जानते हैं, अगर स्लोप हो गया m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 हो गया स्लोप, तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है। या फिर एक और कंडीशन है, अगर a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 करके जीरो आ जाए, इफ a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 जीरो आ जाए, तो वो होता है परपेंडिकुलर। एग्जाम्पल सपोज अगर हम लेना चाहें 2x प्लस 8y इक्वल्स टू 5 एंड 4x माइनस y इज इक्वल टू से 10, तो अब a1 इंटू a2 देखो 2 4 जा 8, और b1 इंटू b2 देखो तो 8 इंटू -1 इज -8, तो ये 8 हो गया, ये -8 हो गया, तो अल्टीमेटली इट इज 0। तो क्योंकि ये 0 है, हम बोल सकते हैं दिस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो समझ में आ गया परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, कैसे होता है, क्लियर ये चारों कंसेप्ट, व्हाट इज इंटरसेक्टिंग, व्हाट इज पैरेलल, व्हाट इज कोइंसिडेंट एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर। ये जो कंसेप्ट है ये आपको 12 में भी जरूर काम आएगा, और मतलब मैथ्स जब तक करेंगे ये नॉलेज का जरूरत पड़ेगा। इट इज नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, इट इज फॉर ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, तो ये चारों का कंसेप्ट हमें एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब चलो हम लोग आते हैं कंसेप्ट ऑफ स्लोप, जिसका बहुत देर से हम लोग इंतजार। स्लोप क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्लोप का दूसरा नाम है ग्रेडियंट, इसको हम ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। अब स्लोप निकलता कैसे, तो सबसे बेसिक कंसेप्ट है, जैसे ये मेरा ग्राफ पेपर है, तो एक लाइन बन रहा है, तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये वाला एंगल जो है ये भी एक्स एक्सिस पे बन रहा है, पर ये नेगेटिव साइड में, लेफ्ट साइड में है, यानी ये नेगेटिव डायरेक्शन, और ये राइट साइड में जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन। तो स्लोप क्या होता है, द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी अगर ये 30 डिग्री है फॉर एग्जांपल, और ये मान लो 150 डिग्री, तो ये पूरा 180 होना चाहिए। तो थीटा का वैल्यू जो हम लेंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो लेंगे। तो यहां पर मेरा केस में थीटा इज 30 डिग्री, पहला चीज। अब जो स्लोप होता है उसको हम सिंबलाइज करते हैं m से, तो m का सबसे पहला फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू tan थीटा। तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा स्लोप हो जाएगा tan 30 डिग्री, दैट इज 1/, तो ये पहला तरीका है जिससे हम स्लोप निकालते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो स्लोप का एक तरीका है जब हमें थीटा दिया रहे और वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ हो, तो इस तरह से। नेक्स्ट, अगर मुझे दो पॉइंट्स पता है, 2 पॉइंट्स अगर मुझे, मान लो एक पॉइंट है 2,5 और दूसरा पॉइंट है मान लो 7,8। अब मुझे अगर बोला जा रहा है, ठीक है, अब बोला जा रहा है मेरे को कि इसका स्लोप निकाल।
तो इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो मेरे लिए x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये। तो अब स्लोप निकालना है तो 8 माइनस 5 बाई 7 माइनस 2 दैट इज 3 बाई 5, ये मेरा स्लोप है। तो अगर 2 पॉइंट्स मेरे को पता है और बोला जाए स्लोप निकालो, तो हम लोग ये फॉर्मूला की मदद से स्लोप निकालते हैं। अब तीसरा तरीका भी होता है एक स्लोप निकालने का। अगर मुझे इक्वेशन दिया हुआ है तो मैं स्लोप कैसे निकालूं? सपोज इक्वेशन दिया हुआ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू से 7। अब बोल रहा है इसका स्लोप बताओ। तो हम लोग जानते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो क्वेश्चन को अगर इस पैटर्न में हम कन्वर्ट कर दें तो हम इसको m निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होगा, y को यहाँ छोड़ दो, 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7। लेफ्ट साइड में ओनली y होना चाहिए, 3y होने से नहीं चलेगा, ओनली y। तो 3 से डिवाइड करें तो y इक्वल्स टू माइनस 2/3x प्लस 7/3। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 2/3। तो वहां से हमें पता चल जाएगा दैट m इज इक्वल टू माइनस 2। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। या फिर एक और तरीका है, क्योंकि ये इक्वेशन देखो ax प्लस by इज इक्वल टू c के पैटर्न में था, ठीक है। तो जब ऐसा पैटर्न में रहे, यानी x का कोएफिशिएंट को हम लोग a बोलते हैं, y के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, इस पैटर्न में होता है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं माइनस a/b, ठीक है। यानी जैसे यहाँ पर क्या था, 2 और 3 था, तो माइनस 2, एक a कितना है 2 और b कितना है 3, तो 2/3 करेंगे और माइनस कर देंगे। तो आंसर है माइनस a/b करके सामने माइनस लगा। तो या तो हम लोग ऐसे पूरा चेंज करके दिखा सकते हैं, या अगर हम लोग बोले कि मेरे को पता है दैट फॉर्मूला, जब जब इक्वेशन ये स्टैंडर्ड पैटर्न में होता है तो स्लोप होता है माइनस a/b। तो माइनस a/b मतलब माइनस x कोएफिशिएंट बाई y कोएफिशिएंट। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ a का वैल्यू कितना है 7, b का वैल्यू कितना है 4, तो स्लोप हो गया माइनस 7/5। अगर ऐसे दे दिया 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 10, अब क्या करेंगे, a का वैल्यू है 7, b का वैल्यू है माइनस 5, तो स्लोप हो जाएगा माइनस a यानी माइनस 7 बाई b। b का वैल्यू कितना माइनस 5, तो माइनस माइनस कट गया, 7/5 इज द स्लोप, ठीक है। तो अपने को ऐसे डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। तो ये 3 तरीका होता है जिससे हम लोग स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो यही चीज मैं बोल रहा था कि मैं बाद में एक साथ इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, स्लोप का पूरा कंसेप्ट। अब आता है जब दो लाइन पैरेलल हो तो स्लोप इक्वल होता है, हमें पता है। तो क्या होगा, वो लोग एक लाइन दे देगा तो उस लाइन से हम स्लोप निकाल लेंगे। अगर दूसरा लाइन उसके पैरेलल में है तो उसका स्लोप भी वही हो जाएगा, और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर में है तो उसका भी टेक्निक मैंने बताया है, m2 इज इक्वल टू -1/m1, यानी m1 into m2 इक्वल्स टू -1 के फॉर्मूला में लगा के हम m2 निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? एकदम कंसेप्ट क्लियर है, स्लोप कैसे निकालते हैं। चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू, यानी जो गिवन लाइन है, मेरे को गिवन लाइन जो दिया हुआ है वो है 2x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। अब मुझे जो निकालना है एक लाइन का इक्वेशन, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो ये है, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये लाइन के पैरेलल में ये लाइन जा रहा है, एंड इट इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज 1,2। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इसका जो स्लोप आएगा वही इसका भी स्लोप होगा। तो इस लाइन का स्लोप पहले निकाल लो, m1 कितना आ जाएगा -a/b यानी -2/3, हम लोग को पता है। तो क्योंकि टू लाइंस आर पैरेलल, m1 इज इक्वल टू m2, देयरफॉर m2 इज आल्सो -2/3, ठीक है। दोनों पैरेलल यानी स्लोप सेम होगा, तो m2 का वैल्यू -2/3 आ जाएगा। अब m2 का वैल्यू -2/3 आ गया, और पॉइंट जो कि मेरा x1 y1 है वो 1,2। अब इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 लिख लो चाहे x माइनस x1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू -2/3 x माइनस 1।
अब 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आ गया, ठीक है। और वही अगर इसी सेम क्वेश्चन में बोलता है कि दूसरा लाइन परपेंडिकुलर है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू प्लस 11 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, और दूसरा लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, अब क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। m1 हम लोग को पता है -2/3 है, m2 हम लोग क्या कर लेते, इसका पहले तो साइन चेंज करते हैं, तो ये +2/3 होता है, फिर रिवर्स कर देते हैं तो ये 3/2 हो जाता है, ठीक है। उल्टा कर देना और साइन भी चेंज कर देना, तो m2 आ गया। अब फॉर्मूला में पुट कर दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2x माइनस x1, देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू x माइनस 1। अब जो सॉल्व करेंगे कर देंगे, बात कर दो। तो परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो, उससे मेरे सम्स करने के तरीके में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो खाली फर्क पड़ता है m2 कैसे निकलेगा। यहाँ पर m2 इज इक्वल टू m1 हो जाता है, और यहाँ पर उल्टा होके साइन चेंज हो जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ करने का तरीका एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो एकदम क्लियर हो गया स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप का निकालने को पैरेलल लाइन और इक्वेशंस में कैसे यूज करते हैं, ये एकदम क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब जो 2 टॉपिक लास्ट का बचा है। तो ये जो टॉपिक है ये है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे एक लाइन और यहाँ पर एक पॉइंट, इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा इस लाइन, अब मेरे को ये बताना है इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है, यानी ये जो लेंथ वो कितना है, और ये मैं कैसे निकालूं, ठीक है। सपोज ये लाइन है हम लोग का ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है समझ लो 1, 2, ठीक है। अब मैं कैसे निकालूं, तो इसमें हम लोग का जो डिस्टेंस आएगा, इसको निकालने का तरीका देखो क्या है, a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 प्लस c, यानी x के जगह x का कोऑर्डिनेट बैठा देंगे, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, तो a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 प्लस c बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये मेरे को आंसर दे देगा डिस्टेंस, तो इससे मुझे ये लेंथ का पता चल जाएगा, ठीक है। अब सपोज ये इक्वेशन अपने मन से हम लोग ले लेते हैं, ये होता है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन तो हम क्या करते हैं, तो हम करते 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है, माइनस 5 बाई रूट ओवर a का वैल्यू क्या है 2 और b का वैल्यू क्या है 3, यानी 4 a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 प्लस 6 8, 8 माइनस 5 इज 3, यानी 3 डिवाइड बाई रूट ओवर 4 प्लस 9, यानी 3 बाई रूट 13, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एकदम सिंपल सा चीज है, कोई भी पॉइंट यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर एक लाइन रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला सिंपल सा है, ax प्लस by प्लस c बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ x और y का वैल्यू जो पॉइंट दिया है वो पुट कर देंगे। सर ये पॉइंट अगर ओरिजिन होगा तो क्या करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पैटर्न पे कोई चेंज नहीं आएगा। सपोज ये पॉइंट ओरिजिन होता तो मेरा ये क्या बन जाता, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसलिए क्या होता है, बुक में हम लोग देखेंगे वो लोग अलग एक फॉर्मूला बना देते हैं कि इफ इट इज फ्रॉम ओरिजिन देन फॉर्मूला इज दिस, c बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b। तो ये तो अपने आप कैलकुलेट करके ही आ रहा है, मुझे अलग से कोई नया फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, मैं खाली अपना एक पैटर्न, एक कंसेप्ट क्लियर रखूंगा, ओरिजिन होगा तो ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा एंड आई विल गेट दिस आंसर। अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम लोग मॉड में लिखते हैं, मॉड में क्यों लिखते हैं, क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग लेंथ या डिस्टेंस, तो c का वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो,
वी विल नेवर गेट अ नेगेटिव डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। पॉइंट कोई सा नेगेटिव हो सकता है पर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए हमेशा हम लोग चाहे ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करें या ये वाला करें, हमेशा ये पूरे फॉर्मूला को ही हम लोग मॉड में लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ 0 0 था इसलिए, ये पूरा ओरिजिनल फॉर्मूला को ही हम मॉड में लिखते हैं ताकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव ना आए। दैट इज द ओनली लॉजिक। अब मान लो दो पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस, अब बोला इन दोनों का डिस्टेंस बताओ, यानी इन दो लाइंस में डिस्टेंस। तो अभी तो क्या था, मुझे एक पॉइंट पता था और एक लाइन पता था, तो मैं x के जगह x का वैल्यू, y के जगह y का वैल्यू बैठा दिया, मेरा काम हो गया। पर अब चक्कर क्या है, अब क्या है, मेरे पास दो पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में याद रखना, जैसे 2x + 3y = 6, और यहां पर मान लो 2x प्लस या 4x + 6y = 8। तो ये दो लाइंस कहेंगे हम लोग पैरेलल। तो पैरेलल लाइन जब होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली उसमें ax और by जो होता है, ab का वैल्यूज, ये लोग आपस में प्रोपोर्शनेटली सेम होते हैं। तो उसका फॉर्मूला जो हो जाता है, वो फॉर्मूला हम लोग के लिए हो जाता है c2 - c1 by √a² + और c2 - c1 हम लोग मॉड में लिखते हैं सो दैट कि हम लोग का आंसर हमेशा पॉजिटिव में आए। क्लियर है, समझ में आया क्यों हम लोग इसको मॉड में लिखते हैं, ताकि आंसर हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए। अब एक जेन्युइन क्वेश्चन जो दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पर तो a और b का वैल्यू अलग है और यहाँ पर a और b का वैल्यू अलग है, तो सर जब हम यहाँ पर करेंगे तो a और b का वैल्यू 2 3 ले या 4 और 6 ले? ऑफ कोर्स अ वेरी गुड एंड जेन्युइन क्वेश्चन। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जनरली दोनों पैरेलल है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 2x + 3y 6 है, और दूसरा इक्वेशन को हम 2 कॉमन ले लेंगे। दूसरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेके इसको बनाएंगे 2x + 3y = 4, ये बना लेंगे। ये पहला काम करना होगा कि ये a और b का वैल्यू को सेम बनाएंगे, नहीं है तो बनाएंगे। सर यहाँ तो 8 था तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया, अगर यहाँ पर सर 7 होता तो क्या करते? कोई बात नहीं, 7 होता तो हम 7/2 यहाँ लिख देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली a और b को सेम बनाना है। यहाँ पर 7 होगा तो 7/2 करते, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब c2 - c1 मतलब दोनों के कांस्टेंट को माइनस कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव का तो कोई यहाँ बात ही नहीं हो रहा है। तो 6 - 4 दैट इज 2 by √2² + 3²। तो 2/4 + 9 अगेन √30। तो ये मेरा आंसर आ गया 2/√30। तो अगर दो पैरेलल लाइन होगा तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। a और b का वैल्यू कौन सा लेना है, दोनों को सेम बना लेंगे। हमेशा ऐसा होगा क्योंकि a1/a2 इज ऑलवेज b1/b2। अगर पैरेलल होना है तो हम डेफिनेटली दोनों को सेम बना सकते हैं। हाँ, कांस्टेंट का नंबर जो है वो हो सकता है फ्रैक्शन में आ जाए तो आ जाए, सॉल्व कर लेंगे, उसमें क्या। ठीक है, तो जब भी दो लाइन का हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है या दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है, तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन। अगर दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में हमें एंगल निकालना हो तो वो एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस टॉपिक में देखो, एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन जब हमें निकालना होता है तो कैसे डायग्राम बनता है। तो ये हम लोग का ग्राफ है, इसमें एक लाइन ऐसे जा रहा है और ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक थीटा बना रहा है जिसको हम θ2 बोलते हैं। और ये एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, उसको हम θ1 बोलते हैं। पर मुझे जो निकालना है वो मेरा टारगेट है ये, जिसको हम फाई बोलते हैं। इस एंगल को हम लोग सिंबल है कुछ भी कर सकते हैं, हम बुक में जनरली फाई लिखा रहता है तो मैं बुक के भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आपको इजी लगे। तो इस एंगल को हम लोग फाई बोलते हैं। अब आता है कि ये जो फाई का वैल्यू है निकलेगा कैसे, हाउ टू कैलकुलेट। तो इसका जो फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला होता है दैट फाई इज इक्वल टू θ1 - θ2। तो ये जो फाई का वैल्यू है ये θ1 - θ2 करने से फाई आता है। तो हम लोग टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड जब करते हैं तो
tan phi इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो अब tan a माइनस b के फॉर्मूला में लगा देते हैं, तो tan phi हो जाता है tan a माइनस tan b बाई 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस होगा 1 प्लस tan 1 इंटू tan थीटा 2, यानी tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। तो अब क्या होता है, थीटा tan थीटा 1 जब हम करते हैं तो उससे m1 आ जाता है, क्योंकि हम लोग को स्लोप पता है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा 1 का मतलब हो जाता है m1 और tan थीटा 2 का मतलब हो जाता है m2। तो इन शॉर्ट हम इसको याद रखने के लिए कैसे बना देते हैं, tan phi इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला बना देते हैं। और अल्टीमेटली मेरे को ये जो फॉर्मूला आता है ये प्लस माइनस के फॉर्म में दो पॉइंट आता है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो होता है ये ब्रैकेट में लिखते हैं और बाहर में प्लस माइनस का सिंबल देते हैं, ठीक है। तो सपोज मेरे को अगर थीटा 1 और थीटा 2 पता है, सपोज थीटा 1 इज 60 डिग्री एंड थीटा 2 इज से 45 डिग्री, तो थीटा 1 कितना हो गया √3, यानी स्लोप हो गया √3 और ये हो गया स्लोप 1। तो अगर tan phi निकालना है मुझे, ये phi, तो मेरे लिए क्या हो गया m1 माइनस m2 यानी √3 माइनस 1 बाई 1 प्लस √3 इंटू 1। तो √3 माइनस 1 बाई 1 प्लस √3 करेंगे, फिर रैशनलाइज करके जो भी सॉल्विंग करना होगा वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये कोई डिग्री विग्री में आंसर नहीं आएगा, नॉर्मल तरीका से इसका आंसर आएगा। अब देखते हैं इसमें जो ट्रिकी क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है, ठीक है। इसको ध्यान से समझते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस, मतलब इस बार लाइन का इक्वेशन मुझे नहीं पता है, लाइन का इक्वेशन निकालने बोला गया। तो बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस थ्रू पॉइंट 4,5, और ये लाइन जो पास हो रहा है ये दोनों लाइन 4,5 से ही पास हो रहा है, ठीक है। which makes an acute angle 45 डिग्री, जो कि एक acute एंगल बनाता है 45 डिग्री बनाता है एक लाइन के साथ which is 2x minus y plus 7 equals to 0, ठीक है। अब हम लोग को एक एंगल पता है थीटा इज 45 डिग्री, तो tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू tan 45। नहीं, ये तो दो लाइन के बीच का एंगल है, तो ये थीटा नहीं होगा, ये tan phi है। ये जो 45 डिग्री ये क्या है, which makes an equation of two line, जो दो लाइन है वो एंगल बनाता है 45 डिग्री किसी दूसरे लाइन के साथ, यानी ये दो लाइन के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री है, एक्स एक्सिस के साथ नहीं बना रहा है, ठीक है। तो ये फाई का वैल्यू है, थीटा का नहीं। तो tan phi इज इक्वल टू tan 45 विच इज इक्वल टू 1, तो यानी tan phi मुझे पता चल गया कि 1 है, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन कितना है, 2x minus y plus 7 equals to 0, वहां से मैं स्लोप निकाल लिया तो स्लोप आ गया 2, तो यानी m1 पता चल गया। तो फाई का वैल्यू पता चल गया। अगर मैं लिख के बताऊं तो मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला है tan phi is equal to m1 minus m2 by 1 plus m1 m2, ये फॉर्मूला है। मुझे tan phi पता चल गया कि ये 45 डिग्री है, दैट इज इक्वल टू 1। मुझे m1 पता चल गया जो मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया, m1 का वैल्यू आ गया मेरा 2, तो ये आ गया 2 माइनस m2 बाई 1 प्लस 2 इंटू m2। इसको सॉल्व करके मैं m2 निकाल सकता हूँ, यहाँ पर 1 पुट कर दिया, m1 का वैल्यू 2 आ गया, फॉर्मूला में सॉल्व करके मैं m2 निकाल सकता हूँ, तो वही बोल रहे हैं। तो m1 पता चल गया, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन जो बनाएंगे, क्योंकि ये बोल रहा है इट पासेस थ्रू पॉइंट 4,5, तो जो दूसरा लाइन होगा उसका इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो y minus 5 is equal to m2 into x minus 4, ठीक है। तो we can find m2, if we can find m2 we will get the equation finding m2 with the help of formula। तो m2 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग ये देख लिए, जैसे मैंने अभी बताया प्लस माइनस लेते हैं, तो प्लस माइनस लेके जब सॉल्व करेंगे तो m2 का मेरे पास दो वैल्यूज आएगा, यहीं पर जैसे मैंने दिखाया,
तो यहाँ पर तो हम लोग प्लस और माइनस लेके सॉल्व करते हैं ना, तो एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे इसको तो m2 का एक आंसर आएगा, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो m2 का दूसरा आंसर आएगा, यानी m2 का मेरे पास दो पॉसिबल आंसर होगा। तो वैसे ही एक बार ये लोग प्लस लेके सॉल्व किया, एक बार माइनस लेके सॉल्व किया, तो प्लस लेके सॉल्व किया तो m2 आ गया 1/3, फिर दूसरा तरीके से सॉल्व किया तो m2 आ गया -3। अब ये m2 का वैल्यू, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर, एक बार 1/3 लेके सॉल्व किए तो एक इक्वेशन आ गया, फिर -3 लेके सॉल्व किए तो दूसरा इक्वेशन आ गया। तो दो लाइन जिसका इक्वेशन मुझे चाहिए था, यहाँ पर दो लाइन बोला था, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस, तो वही टू लाइंस का इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लियर है? और एक छोटा सा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे और इसको आज फिनिश करेंगे। तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। अब इसको एकदम ध्यान से देखना पहले इस डायग्राम। यहाँ पर दो लाइन है हमारे पास, एक ये वाला लाइन है जो इस तरफ ऐसे जा रहा है, और एक दूसरा लाइन ये वाला है जो एकदम इस तरह से नीचे उतर। तो अब ये दो लाइन में जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब ये जो AD है और AE है, दे आर द टू बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल। एंगल जो बना था ये वाला, इसको बाइसेक्ट किया AD ने, और यहाँ पर जो एंगल बना था पूरा, इसको बाइसेक्ट किया AE ने। हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ दीज बाइसेक्टर्स। अगर बोलेगा इन बाइसेक्टर्स का एंगल बताओ, या सॉरी एंगल नहीं, इन बाइसेक्टर्स का इक्वेशन बताओ, तो कैसे निकालेंगे? तो let the equation of two lines be this one and this one, a1x b1y plus c1, a2x b2y plus c2 be the equation of two lines. AD and AE are the two bisectors. एकदम सिंपल है। इक्वेशन ऑफ टू बाइसेक्टर्स क्या हो जाएगा? जो हम लोग परपेंडिकुलर का डिस्टेंस निकालने का कंसेप्ट यूज करते हैं, बस उसको इक्वेशन की तरह यूज करना है। a1x plus b1y plus c1 by root over a square plus b square is equal to plus minus a2x plus b2y plus c2 by root over a2 square plus b2 square। तो क्योंकि प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस लेके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा, और एक बार माइनस लेके जब इस पूरे LHS इक्वल टू RHS को सॉल्व करेंगे तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो वही दो इक्वेशन जो निकलेगा, दे आर द इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल। ठीक है, एकदम सिंपल है। जो इक्वेशन दिया हुआ है उसी को लेके, बस कंडीशन क्या है? C1 एंड C2 को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। उसके लिए हो सकता है मुझे A को नेगेटिव बनाना पड़े, तो कोई बात नहीं, बस C1 और C2 हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। A नेगेटिव होगा मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, B नेगेटिव होगा कोई दिक्कत नहीं है, C शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, तो बस ये इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, तो हम लोग का इक्वेशन जो है वो निकल जाएगा। So this was all about this chapter, equation of straight line. I hope एकदम आराम से समझ में आया होगा, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। Thank you so much for attending the class. Meet you in next session. Bye bye.